हेलो दोस्तों, कहानी का नाम है जादुई घोड़ा। बहुत पुरानी बात है। कहीं एक बूढ़ा रहता था। उसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे घर के कामकाज की देखभाल करते थे और वो बहुत चालाक थे और उन्हें दुनियादारी की भी समझ थी। मगर शरद जो सबसे छोटा था, उसमें कोई भी गुण नहीं था। वो निरा उल्लू था। शरद पूरे दिन घर के कोने में लेटा रहता और सिर्फ शहतूत इकट्ठे करने जंगल में जाया करता था। जब बूढ़े का मरने का वक्त करीब आया तो उसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग लगातार 3 रातों तक जरूर मेरी कब्र पर आना और मेरे खाने के लिए कुछ रोटी लाना। फिर बूढ़ा मर गया और उसे दफना दिया गया। पहली रात को सबसे बड़े भाई को कब्र पर जाना था, लेकिन वह बड़ा आलसी था, या यूँ कहिए कि बड़ा डरपोक था और कब्र पर जाने से डरता था। इसलिए उसने बुद्धू शरद से कहा, अगर तुम आज मेरी जगह पिता की कब्र पर चले जाओ तो मैं तुम्हें केक खरीद के दूंगा। शरद फौरन राजी हो गया। उसने कुछ रोटी ली और अपने पिता की कब्र पर जा पहुंचा। वह कब्र के पास बैठ गया और इंतजार करने लगा। आधी रात होने पर जमीन फटकर अलग हो गई और बूढ़ा बाप कब्र से बाहर आकर बोला, कौन है? क्या तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो? मुझे बताओ, गांव का क्या हाल है? क्या कुत्ते भौंक रहे हैं या भेड़िए चिल्ला रहे हैं या मेरे बेटे रो रहे हैं? तब शरद ने जवाब दिया, यह मैं हूँ, आपका सबसे छोटा बेटा शरद पिताजी, और गांव में सब कुछ ठीक ठाक है। यह सुनकर पिता ने भर पेट रोटी खाई और वापस अपनी कब्र में जा लेटा। शरद घर लौट आया और रास्ते में केवल शहतूत इकट्ठे करने के लिए ही रुका। जब वह घर आया तो उसके सबसे बड़े भाई ने पूछा, पिताजी से मुलाकात हुई? हाँ हुई, शरद ने जवाब दिया। उन्होंने रोटी खाई? शरद बोला, हाँ, उन्होंने भर पेट रोटी खाई। एक और दिन गुजरा और तब दूसरे भाई की बारी आई, लेकिन वह भी बहुत डरपोक था और जाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने शरद से कहा, शरद, अगर तुम मेरी जगह चले जाओ तो मैं तुम्हें कमीज बनवा दूंगा। ठीक है, शरद ने कहा, मैं जाऊंगा। उसने कुछ रोटी ली और अपने पिता की कब्र पर जाकर इंतजार करने लगा। आधी रात होने पर धरती फटकर अलग हो गई। बुढ़ा बाप कब्र से बाहर निकला और पूछा, कौन है? क्या तुम मेरे मंझले बेटे हो? मुझे बताओ, गांव का क्या हाल चाल है? क्या कुत्ते भौंक रहे हैं या भेड़िए चिल्ला रहे हैं या मेरे बेटे रो रहे हैं? शरद ने तब जवाब दिया, यह मैं ही हूँ पिताजी, आपका सबसे छोटा बेटा शरद, और गांव में सब कुछ ठीक ठाक है। तब पिता ने डट कर रोटी खाई और वापस अपनी कब्र में लौट गया। शरद भी घर वापस चला आया। रास्ते में केवल शहतूत इकट्ठे करने के लिए वह रुका। जब वह घर आया तो मंझले भाई ने पूछा, पिताजी ने रोटी खाई? हाँ, भर पेट खाई, शरद बोला। फिर तीसरी रात आ गई और इस रात शरद की ही बारी थी। तो उसने अपने भाइयों से कहा, 2 रातों तक मैं पिताजी की कब्र पर जाता रहा हूँ। आज तुम में से कोई एक जाए, मैं तो घर पर रहकर आराम करूँगा। नहीं, भाइयों ने जवाब दिया, आज भी तुम ही जाओ, तुम्हें तो इसकी आदत भी पड़ चुकी है। खैर ठीक है, शरद राजी हो गया। उसने कुछ रोटी ली और फिर से कब्र पर जा पहुंचा। आधी रात होने पर जमीन फटी और बूढ़ा बाप कब्र से बाहर आया। कौन है? उसने कहा, क्या तुम हो मेरे सबसे छोटे बेटे शरद? मुझे बताओ, गांव कैसा है? क्या कुत्ते भौंकते हैं या भेड़िए चिल्लाते हैं या मेरे बेटे रोते हैं? तब शरद ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, मैं ही हूँ, आपका बेटा शरद। गांव में सब और शांति है। पिता ने फिर भर पेट रोटी खाई और शरद से कहा, केवल तुमने ही मेरे आदेश का पालन किया है। मेरी कब्र पर आते हुए सिर्फ तुम ही नहीं डरे। अब तुम ऐसा करना, खुले मैदान में जाना और जोर से पुकारना, जादुई घोड़े मेरे सामने आओ, मेरी सुनो और मानो। जब वो जादुई घोड़ा तुम्हारे सामने आए तो उसके सीधे कान में से घुसकर बाएं से बाहर आ जाना। तब तुम इतने सुंदर बन जाओगे कि जैसा पहले कभी किसी ने देखा ही ना हो। फिर तुम घोड़े पर बैठकर जहां मन चाहे चले जाना। इतना कहकर
पिता ने उसे एक लगाम दी। शरद ने वह लगाम ले ली और धन्यवाद देकर घर की ओर चल दिया। वह जब घर आया तो उसके भाइयों ने उससे पूछा, पिताजी से भेंट हुई शरद? हाँ हुई। क्या उन्होंने रोटी खाई? हाँ, उन्होंने भरपेट खाई और मुझे कब्र पर अब ना आने का आदेश दिया है। फिर कुछ दिनों बाद यूं हुआ कि राजा ने देश के सभी भागों में ढिंढोरा पिटवाया। उसने सभी कुंवारे लड़कों को राजधानी में इकट्ठा होने के लिए कहा। राजा की बेटी अनुपमा ने अपने लिए एक बहुत ऊंची मीनार बनवाई और सबसे ऊपर की मंजिल की खिड़की में बैठकर उस आदमी की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया जो अपने घोड़े से खिड़की तक उछलकर उसके होठों को चूम लेगा। जीतने वाला, चाहे बड़े कुल का हो या चाहे छोटी जाति का, राजा अपनी बेटी अनुपमा का विवाह उसी के साथ करेगा और उसे अपना आधा राज्य भी देगा। ये खबर शरद के भाइयों ने भी सुनी। उन्होंने आपस में तय किया कि वो भी अपनी अपनी किस्मत आजमाने जाएंगे। उन्होंने अपने बढ़िया घोड़ों को खूब चने खिलाए और अपनी चुनी हुई पोशाक पहनी और बाल संवारे। घर के कोने में लेटे हुए शरद ने अपने भाइयों से पूछा, मुझे भी अपने साथ ले चलो मेरे भाइयों, मुझे भी किस्मत आजमाने का मौका दो। भाई बोले, तुम्हें साथ ले चले? उल्लू ना हो तो तुम यही घर के कोने पर बैठे अच्छे लगते हो। और हंसने लगे। अगर तुम हमारे साथ गए तो लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। तुम्हारे लिए तो यही अच्छा है कि जंगलों में जाओ और शहतूत इकट्ठे करो। यह बोलकर उसके भाई अपने बढ़िया घोड़ों पर सवार हुए और सरपट घोड़े दौड़ाते हुए धूल के बादल में गायब हो गए। शरद ने पिता की दी हुई लगाम उठाई और खुले मैदान में जा पहुंचा। उसके पिता ने जैसे बताया था उसने वैसे ही जोर से आवाज दी, जादुई घोड़े मेरे सामने आओ, मेरी सुनो और मानो। और लो, एक घोड़ा उसकी तरफ तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। उसके पांव तले की धरती कांप रही थी। उसकी नाक से शोले और कानों से धुएं के बादल निकल रहे थे। वह शरद के पास आकर रुक गया और कहने लगा, हुक्म करो मालिक। शरद ने घोड़े की गर्दन थपथपाई, उसे लगाम पहनाई और उसके दाएं कान में घुसकर बाएं से बाहर आ गया। देखते ही देखते वह उषा बेला के आकाश जैसा सुंदर बन गया। वह जादुई घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और राजा के महल की तरफ चल दिया। जादुई घोड़ा अपनी दुम की फटकार के साथ पहाड़ियों को लांघता, घाटियों को फांदता, मकानों और पेड़ों पर से कूदता हुआ बढ़ता चला गया। शरद आखिर राजा के महल जा पहुंचा। महल के चारों तरफ बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। वहीं पर राजकुमारी एक बहुत ऊंची मीनार पर खिड़की में से देख रही थी। राजा ने सबसे बोला, वीर लड़कों, तुम में से जो भी अपने घोड़े पर बैठकर खिड़की तक उछलकर मेरी बेटी के होठ चूमेगा वही उससे शादी करेगा और उसे ही मैं अपना आधा राज्य भी दूंगा। राजकुमारी अनुपमा को पाने की इच्छा रखने वाले नौजवान बारी बारी से घोड़े पर सवार होकर आए, कूदे फांदे, मगर अफसोस मीनार बहुत ऊंची थी और खिड़की उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। दूसरे लोगों के साथ शरद के दो भाइयों ने भी कोशिश की, वे तो आधी ऊंचाई तक भी न पहुंच सके। अब शरद की बारी आई। उसने अपना जादुई घोड़ा सरपट दौड़ाया। वह हुंकारते और सिंहनाद करते हुए ऊपर को उछला और मीनार की खिड़की से बस 2 कदम नीचे रह गया। वह एक बार फिर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ आया, ऊपर को उछला और इस बार खिड़की से बस 2 इंच की दूरी पर था। उसके लिए अब तीसरा और आखिरी मौका बाकी रह गया था। इस बार उसने जादुई घोड़े को बहुत ही तेज दौड़ाया। घोड़ा हाँफ रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। शरद आग की तेज लपट की तरह खिड़की के पास पहुंच गया और ऊपर की ओर उछलकर उसने राजकुमारी अनुपमा के शहद जैसे मीठे होठ चूम लिए। राजकुमारी ने अपने मोहर की अंगूठी से उसके माथे पर निशान लगा दिया। लोग चिल्लाए, अरे कौन है ये, इसे पकड़ो, इसे रोको। लेकिन शरद और उसके घोड़े का कहीं अता पता ही न था। वे तेजी से खुले मैदानों में पहुंचे। शरद भूरे घोड़े के बाएं कान में घुसकर दाएं कान से बाहर निकल आया और देखते ही देखते वह पहले जैसा हो गया। जादुई घोड़े को वहीं छोड़कर वह अपने घर की ओर चल दिया। एक फटे कपड़े से उसने अपना माथा बांध लिया
जहां राजकुमारी ने निशान लगाया था और पहले की तरह घर के कोने पर जाकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद उसके भाई आए। वे जहां गए थे और उन्होंने जो कुछ देखा था वह सब शरद को बताया। राजकुमारी को चाहने वाले बहुत थे और एक से एक बढ़ चढ़कर सुंदर भी थे, उन्होंने कहा, लेकिन उनमें से एक तो बस कमाल ही का था। वह अपने तूफानी घोड़े से उछलकर राजकुमारी की खिड़की तक पहुंचा और राजकुमारी के होठ चूमने में कामयाब हो गया। हमने उसे आते तो देखा मगर जाते हुए उसे कोई नहीं देख पाया। शरद ने लेटे लेटे कहा, शायद वह मैं था जिसे तुमने देखा था। उसके भाई चिढ़कर बोले, अरे बेवकूफ, अपनी बकवास बंद कर, चुपचाप बैठकर अपने शहतूत खाते रहे। अगले दिन राजा ने बहुत बड़ी दावत की जिसमें उसने अपनी सारी प्रजा को बुलाया। उस दावत में गरीब अमीर, जवान बूढ़े सभी बुलाए गए। शरद के भाई भी दावत में शामिल होने के लिए तैयार हुए। मुझे भी अपने साथ ले चलो भाइयों, शरद ने प्रार्थना की। क्या? अरे जो भी तुम्हें देखेगा वही हंसेगा, यहाँ बैठकर शहतूत खाओ। भाई अपने बढ़िया घोड़ों पर सवार होकर चले गए और शरद उनके पीछे पीछे पैदल ही चल दिया। वह राजा के महल में पहुंचा और दूर एक कोने में ही बैठ गया। राजकुमारी अनुपमा मेहमानों से भेंट करने लगी। वह सभी को हल्की शराब का एक जाम देती और साथ ही यह देखती कि किसी के माथे पर उसकी मुहर तो नहीं लगी है। शरद के सिवा वह सभी मेहमानों से मिल चुकी थी। शरद के पास पहुंचते ही राजकुमारी का दिल बैठ गया। शरद के सारे शरीर पर कालिख पुती हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। राजकुमारी अनुपमा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे माथे पर ये कपड़ा क्यों बंधा है? शरद ने जवाब दिया, मैं गिरकर जख्मी हो गया हूँ। पर राजकुमारी ने अचानक से कपड़ा खोला तो सारा महल एकदम जगमगा उठा। यह मेरी मुहर है, वह चिल्लाई। यह रहा मेरा मंगेतर। राजा शरद के पास आया और उसे देखकर कहने लगा, अरे नहीं राजकुमारी अनुपमा, यह तुम्हारा मंगेतर कैसे हो सकता है? यह तो गांव का बेवकूफ लड़का है। शरद ने राजा से कहा, मुझे जरा अपना मुंह धोके आने की इजाजत दे दीजिए राजा साहब। राजा ने कहा, जाओ। शरद आंगन में पहुंचकर उसी तरह चिल्लाया जैसे कि उसके पिता ने सिखाया था, जादुई घोड़े मेरे सामने आओ, मेरी सुनो और मानो। और लो, तभी जादुई घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता दिखाई दिया। शरद उसके दाएं कान में घुसकर बाएं से बाहर निकल आया और एक बार फिर वह उषा बेला के आकाश जैसा सुंदर बन गया। वह कितना सुंदर था यह बयान के बाहर की चीज है। महल में इकट्ठे हुए सभी लोगों ने जब उसे देखा तो दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। इसके बाद उन दोनों की शादी हो गई और राजा ने शादी की खुशी में एक बड़ी दावत की। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं एक से एक बेहतरीन कहानियाँ पेश करता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।